हेलो बच्चों। तो आज मैं प्रिज्म के ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ और मैं दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करूँगा न्यूमेरिकल्स को। तो लेवल 1 मैं बोलता हूँ जेई और नीट लेवल, और लेवल 2 जो होगा वो जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल होगा। तो अपन अभी लेवल 1 की बात करते हैं कि अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 2 and apex angle A बराबर 90 degree is placed in air medium. What should be the angle of incidence so that light ray strikes the second surface at an angle of incidence of 60 degree? यानी ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये 90 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का 2 है। तो ये लाइट रे जब सेकंड सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई सो दैट लाइट दूसरे सरफेस पे 60 डिग्री पे स्ट्राइक करे। तो बेटा बड़ा इजी होते हैं प्रिज्म के न्यूमेरिकल, बेसिक्स याद रखने हैं आपको। तो बेसिक ये है कि सबसे पहले R1 प्लस R2 याद करो आप, जो होता है वो A होता है। तो R1 कितना है पता नहीं, R2 कितना है 60 डिग्री, A कितना है 90 डिग्री, R1 आ गया आपका 30 डिग्री। अब आप फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ ऑन फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 है, और साइन R1 है 30 डिग्री। तो साइन आई जो है वो आ गया आपका 1, और इसका मतलब आई कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री, सो दैट कि जो लाइट है वो दूसरे सरफेस पे 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो। तो बेटा अब आते हैं अपन दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरे क्वेश्चन में जो प्रिज्म मैंने आपको दिखाया हुआ है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √2 है। इनफैक्ट ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, √2 है, और प्रिज्म एंगल जो है 75 डिग्री है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या है कि ये लाइट रे एक आती है और फर्स्ट सरफेस पे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे इंसिडेंट होती है, और सेकंड सरफेस पे ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होती है। तो आपको बताना है आई की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा बड़ा सिंपल है वैसे तो ये, अगर तुम्हें मेरी बात याद है तो मैं उसके बारे में बाद में बताता हूँ, पर पहले मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। फिर से मैं आपको वही बात याद दिलाता हूँ कि R1 प्लस R2 A होता है। तो R1 प्लस R2 जो है वो थीटा सी है, वो हो गया 75। अब थीटा सी होगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू कितना है √2, तो थीटा सी हो गया 45 डिग्री। तो R1 प्लस 45 डिग्री हो गया 75 डिग्री, तो R1 हो गया 30 डिग्री। आ गया। अब वापस स्नेल्स लॉ आप लगाओ फर्स्ट सरफेस पे। तो स्नेल्स लॉ ऑन फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। तो 1 साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन R1। तो साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन 30। साइन 30 इज 1/2। तो साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, जिसके लिए लाइट रे दूसरे सरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करेगी। अब मैं आता हूँ थर्ड न्यूमेरिकल पे। थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो क्या है कि एक प्रिज्म है, मैं इसमें डायग्राम बना देता हूँ। देखो डायग्राम दिए नहीं हुए हैं, वो तो मैंने सॉल्यूशन के लिए बनाए हैं डायग्राम, बाकी डायग्राम्स मैंने नहीं दिए क्वेश्चन में, सॉल्यूशन का डायग्राम है। एक प्रिज्म है जिसका
प्रिज्म एंगल जो है वो 60 डिग्री है और इसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2। क्लियर है? तो आपको बताना है कि ये जो प्रिज्म है, अच्छा ऑब्वियसली अगर ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है और बिना कहे प्रिज्म को हमको इक्विलैटरल प्रिज्म दैट आइसोसेलेस प्रिज्म मानना होता है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होंगे, तो ये भी तो 60 हो गए। समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर प्रिज्म एंगल 60 है और प्रिज्म आइसोसेलेस है तो सारे एंगल बराबर 60 हो गए ना। अब दूसरी बात यह है कि मिनिमम डिविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए पूछ रहा है। तो बेटा आपको मिनिमम डिविएशन की कंडीशन याद दिलाता हूँ कि मिनिमम डिविएशन की कंडीशन ये होती थी कि जब भी कोई लाइट रे प्रिज्म से मिनिमम डिविएशन के केस में जाती है, जैसे ऐसे जा रही है, ये मैंने नॉर्मल बनाया है, ठीक है, तो ये मिनिमम डिविएशन के केस में लाइट जा रही है इससे, तो आपको पता है कि बेस के पैरेलल जाती है लाइट रे passes parallel to the base of an isosceles prism. In case of minimum deviation, लाइट रे बेस के पैरेलल जाती है मिनिमम डिविएशन में। बेटा ये एंगल कितना हो गया 60, ये एंगल कितना हो गया 30, ये एंगल कितना हो गया 60, ये एंगल कितना हो गया 30। क्लियर है? ये आपको दिख रहा है। अब इसमें आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आई क्या होगा। पहला सवाल यही तो है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आप देखो स्नेल्स लॉ लगाओ, तो 1 sin i इज इक्वल टू √2 sin 30, तो i इज इक्वल टू 45 डिग्री। साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो पहले का जवाब आ गया। सेकंड आपसे पूछा है द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन कितना होगा। अब बेटा डेल मिनिमम का सीधा ही फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, 2i माइनस है, तो डेल मिनिमम हो गया 2 इंटू 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। सो मिनिमम डिविएशन विल बी 30 डिग्री। और तीसरा सवाल है कि एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन, डेल मैक्सिमम। तो बेटा अगर तुम्हें याद है तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि डेल मैक्सिमम होता है। डेल मैक्सिमम कब होता है? जब एक एंगल आई या ई में से, इंसिडेंस या इमरजेंस एंगल में से एक 90 हो और दूसरा जो होता था वो होता था साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। बेटा ये मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो डेल मैक्स हो गया 90 माइनस ए दैट इज 30, क्योंकि ए 60 है, प्लस साइन इनवर्स म्यू √2 है, साइन ए 60 है। और अगर आप क्रिटिकल एंगल निकालोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थीटा सी जो होगा क्रिटिकल एंगल, वो साइन इनवर्स 1/√2 होता है ना, 1/म्यू, तो म्यू तो √2 है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री। क्लियर है? ये ब्रैकेट बंद। तो डेल मैक्स आ गया 30 प्लस साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री, 30 प्लस साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री। ये बेटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक प्रिज्म है, इसका एपेक्स एंगल 4 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। म्यू बराबर प्रिज्म का जो है वो 3/2 है। ठीक है, अब ये प्रिज्म के सामने एक वर्टिकल प्लेन मिरर लगा रखा है अपन ने, और एक हॉरिजॉन्टल रे जो है वो
पास हो रही है, प्रिज्म से इंसिडेंट होती है और इस तरीके से निकलती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है। तो अपने को टोटल डिविएशन निकालना है कि टोटल कितना डिविएशन हुआ। तो सबसे पहले हमारा जो डिविएशन होगा टोटल, वो हो जाएगा डिविएशन ऑफ प्रिज्म प्लस या माइनस डिविएशन ऑफ मिरर। वो देखते हैं ना कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। डिविएशन ऑफ प्रिज्म जो होता है वो जो फॉर्मूला लगाएंगे वो अपन लगाएंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्यों? फॉर ए लेस देन 10 डिग्री ये फॉर्मूला वैलिड होता है, याद है? तो ये जो डिविएशन प्रिज्म का आ रहा है, ये डिविएशन आएगा आपका 3/2 माइनस 1 इंटू ए इज 4 डिग्री। तो ये डिविएशन आपका आ जाएगा 2 डिग्री का, और ये आ जाएगा आपका बेस की तरफ। तो बेस की तरफ यानी अगर ये अपन बनाए इसको, ये हो गया डिविएशन del 1 प्रिज्म का डिविएशन। तो ये आप देख सकते हैं डिविएशन जो हुआ ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है। अब आता है डिविएशन ऑफ मिरर। तो बेटा मिरर में क्या करना है कि मिरर में अगर अपन नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल जो है ये भी तो del 1 ही होगा, ये एंगल भी तो del 1 ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होंगे, ठीक है। और del 1 जो है वो अपना आ ही गया है 2 डिग्री। तो जो मिरर का डिविएशन आएगा वो ऐसा आएगा कि ये रे अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे जाती, पर ऐसे निकली, तो del 2, तो del 2 जो आएगा मिरर का वो आएगा 180 माइनस 2 del 1। तो 180 माइनस 2 इंटू del 1 कितना है प्रिज्म का 2 डिग्री। तो ये आपका जो आ रहा है 176 डिग्री क्लॉकवाइज, दिख रहा है क्लॉकवाइज। तो टोटल डिविएशन कितना है? टोटल डिविएशन इन दोनों का सम होएगा ना, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो वो आ जाएगा 178 डिग्री क्लॉकवाइज CW। तो इजी था बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थोड़ा ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है कि एक वाइट लाइट की बीम एक हॉलो प्रिज्म में से पास होती है, और ये प्रिज्म कुछ ऐसा है कि ये जो मैंने शेड किया हुआ है ना, ये रेड कलर से, ये आपको दिख रहा है, ये रेड कलर से जो मैंने शेडिंग की हुई है, ये तो प्रिज्म का मटेरियल है। इसका पता नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ये तो सॉलिड मटेरियल है और अंदर जो है हॉलो है। तो ये प्रिज्म कुछ ऐसे बना होगा कि एक बड़े प्रिज्म में से अपन ने एक छोटा प्रिज्म काट के निकाल लिया, तो ये बन गया। अब इस पे अपन ने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे एक वाइट लाइट बीम को इंसिडेंट किया है। ये बीम है वाइट लाइट की, वाइट लाइट है। तो जब ये वाइट लाइट बीम इंसिडेंट इस पे मैंने कराई है, तो ये बीम इसमें से जाएगी और जब निकलेगी तो उसमें अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म गिविंग नो डिस्पर्जन। बेटा मैं एक चीज बोलता हूँ, आप 2 बातें याद करो। पहली बात तो यह है कि ये प्रिज्म एक्चुअल प्रिज्म है ही नहीं। एक्चुअली ये क्या है, ये एक आपको दिख रहा है ये पतला सा ग्लास स्लैब हो गया। ये एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, ये ग्लास स्लैब का पैरेलल ग्लास स्लैब हो गया। और पैरेलल ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होते हैं अगर दोनों सरफेस पैरेलल हैं और पहला मीडियम और लास्ट मीडियम बराबर है। तो पहला मीडियम एयर है, अंदर भी मीडियम एयर है, दोनों सरफेस पैरेलल हैं। तो जो जब ये रे इसके अंदर निकलेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होगा। पहली बात है। वैसे ही जब प्रिज्म इससे भी निकलेगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम ही होगा, आई होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिविएशन नहीं आया, यहाँ पे कोई डिविएशन नहीं आया। समझ गया? तो बेटा अब दूसरी बात की ये जो ग्लास स्लैब लाइट में डिस्पर्जन लाएगा ना ग्लास स्लैब कुछ ना कुछ, क्योंकि जो सारे एंगल हैं
वो इसके अंदर जब जाएंगे तो इसका सारे कलर्स इसके अंदर जब जाएंगे तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सब कलर के लिए अलग होगा, तो अंदर अंदर डिस्पर्जन हो जाएगा। पर जब ये निकलेंगे तो ये सारे अलग अलग पॉइंट से निकलेंगे, पर जब वही कलर्स इसके ऊपर गिरेंगे, इस प्रिज्म के ऊपर गिरेंगे, तो ये प्रिज्म उल्टा डिविएशन लाएगा हर कलर में, और जब वो फाइनली वहाँ से निकलेंगे तो वो वाइट लाइट की बीम के फॉर्म में निकलेंगे। तो इसका मतलब कोई डिस्पर्जन नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा, कि लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म गिविंग नो डिस्पर्जन। तो बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं, मैंने ये नहीं बोला है कि ये सिंगल करेक्ट है कि मल्टीपल करेक्ट है। वैसे जेईई मेंस और नीट में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो द लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम एंड ऑल कलर्स बेंड्स अवे फ्रॉम द प्रिज्म, ये गलत है, स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उसमें स्पेक्ट्रम बोल रहा है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए। वो एंगल थोड़ा कट गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि एंगल दिख जाए आपको। एंगल ए, और ऑप्शंस में मिटा ही देता हूँ ताकि अपन इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप बना के करें। A monochromatic light is incident on glass prism of angle A if the refractive index of the material of the prism is mu and a ray is incident at an angle of theta on the surface AB। तो मैं थोड़ा पहले बना देता हूँ इसको आपके सामने कि ये क्या है। एक प्रिज्म है जिस पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस प्रिज्म पे ये है प्रिज्म, और इसका प्रिज्म एंगल है ए। ये सरफेस है ए, ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो जो ए बी है ना, ए बी उस पे लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंस हुई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पे है थीटा, ठीक है। और दूसरा जो फेस है एसी, उससे ये लाइट रे ट्रांसमिट होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर ये लाइट रे इस सरफेस पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे गिरती है तो इसका TIR हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लाइट रे इससे निकलनी चाहिए, और ये लाइट रे इससे तब निकलेगी जब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अपन इसको R2 लेते हैं और इसको अपन R1 लेते हैं, तो ये तब निकलेगी जब R1 और जब ये R2 क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा। समझ गए आप, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, सिचुएशन ये है। अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि लाइट का TIR हो कि ना हो। लाइट का TIR दूसरे सरफेस पे नहीं होना चाहिए। लाइट शुड नॉट गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड ऑन द सेकेंड सरफेस। तो अब मैं लिखता हूं, फॉर नो TIR ऑन सेकेंड सरफेस पे कोई TIR ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि R2 शुड बी लेस देन थीटा सी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है ही, मैंने दिया ही हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो R2 शुड बी लेस देन थीटा सी। थीटा सी कितना होता है, थीटा सी होता है साइन इनवर्स 1/μ, ये होता है। क्लियर है।
तो R2 इससे कम होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 कितना होता है, R1 प्लस R2 A होता है, समझ गए। और R1 हो गया A माइनस R2, क्लियर है। तो यहां से मैं इसको बल्कि ऐसे लिख देता हूं कि R2 हो गया A माइनस R1, तो R2 शुड बी लेस देन थीटा सी, तो R1 शुड बी ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी, क्लियर है बच्चों। R1 शुड बी ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी। अब स्नेल्स लॉ लगाता हूँ फर्स्ट पे, तो 1 साइन थीटा, ये मैं फर्स्ट वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, शुड बी इक्वल टू म्यू साइन R1, क्लियर है। एंड इफ अच्छा R1 की अगर वैल्यू निकालूं यहां से, R1 की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू, साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू, ये R1 की वैल्यू है। और R1 शुड बी ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू शुड बी ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी, तो साइन थीटा बाय म्यू शुड बी ग्रेटर देन साइन A माइनस थीटा सी, और साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू साइन A माइनस थीटा सी, और थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस थीटा सी। और ये वैल्यू बेटा मैं कई बार आपको रटवा चुका हूँ। अगर आपको याद होगा कि एक एंगल 90 होता है तो दूसरा एंगल कितना होता है, साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस थीटा सी मैक्सिमम डेविएशन के लिए। तो ये बेटा अपना आंसर आ गया कि थीटा इससे बड़ा होना चाहिए, सो दैट लाइट दूसरे सरफेस पे TIR करे और वहाँ से बाहर ना निकले। ये था ये क्वेश्चन। ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा गया है, जेई मेंस 2015 2015, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, ये डिस्पर्जन के ऊपर है कि एक लाइट रे है, बीम है, जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, और उसका जो वो जो इंसिडेंट हुई है वो एक 4 डिग्री के प्रिज्म एंगल के प्रिज्म पर इंसिडेंट हुई है। तो वैल्यू जो म्यू वायलेट की है और जो म्यू आर की है वो दी हुई है आपको। तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो बेटा आप ये मुझे बताओ कि आप सबसे पहले एंगल ऑफ डिस्पर्जन का फॉर्मूला याद कर लो, A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, याद है। अब सीधा आप अगर उससे निकालोगे तो ये आएगा 1.5 माइनस 1.48 इंटू 4, यानी 0.02 इंटू 4, दैट वुड बी 0.08। तो आंसर आप तुरंत बी लगाओगे। पर बेटा जरा आंख खोल के ध्यान से क्वेश्चन को देखा करो। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो बेटा यहाँ पर डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है कि वॉयलेट अलग निकल रही है, रेड अलग निकल रही है, सातों रंग अलग निकल रहे हैं, और वॉयलेट के डेविएशन और रेड के डेविएशन का डिफरेंस एंगल ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन होता है। तो बेटा यहाँ पर वाइट लाइट इंसिडेंट होगी तभी तो 7 रंग निकलेंगे। जब वाइट लाइट इंसिडेंट ही नहीं हो रही तो 7 रंग कैसे निकलेंगे। यहाँ पे लाइट ही जो है वो मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, तो 7 रंग में टूटेगी नहीं। तो ये जो डेटा दिया है इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आपको पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तो एंगुलर डिस्पर्जन 0 होगा, कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि जब समझे ना एक ही वेवलेंथ आ रही है तो वो स्प्लिट किस में होगी, जब 7 वेवलेंथ आती है एक साथ वाइट लाइट के फॉर्म में तो वो स्प्लिट हो रही है, समझ में आ रहा है। पर जब वेवलेंथ ही एक आ रही है तो वो स्प्लिट थोड़ी होगी। तो ये तो पागल बना रहे हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज।
आंसर डी है ना. एज द इंसिडेंट लाइट is monochromatic and hence there will be no dispersion. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे लेवल 1 के. अब मैं लेवल 2 के न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, जो एडवांस लेवल और ओलंपियाड लेवल के. थैंक यू.